नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज़ में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि अगर हम अपना IoT इकोसिस्टम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जा सकती हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है IoT डिज़ाइन मैथोडोलॉजी। मतलब हम अगर IoT डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम IoT डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हम एक एल्गोरिथम के तरीके से ही काम करते हैं। एल्गोरिथम आपको याद होगा, जब हम पढ़ रहे थे पाइथन तो वहाँ पर डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है तो आप उसका स्टेप वाइज स्टेप रास्ता बनाते हैं कि सबसे पहले आप ये काम करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। वही मैथडोलॉजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, IoT डिज़ाइन मैथडोलॉजी IoT इकोसिस्टम में एक तरह से एल्गोरिथम का काम करती है। इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं, मतलब इसमें टोटल 10 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। IoT इकोसिस्टम में एक सटीक रिजल्ट पाने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मगर अगर आप कोई IoT का इकोसिस्टम बना रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा ये एकदम से कैसे होता है, एल्गोरिथम के जैसा होता है। अब अगर बात की जाए वो 10 स्टेप कौन से हैं, तो ये कुछ 10 स्टेप हैं। तो सर अब चलें क्या इसको पूरा रटें? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहली चीज़ आपके लिए खुशी की बात बता दूं, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स मत हो जाइएगा कि मतलब सुनिए ही ना, इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे कि ताकि आप जान भी लें, आपकी जानकारी में भी आ जाए। और क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे कि हम इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको MCQ में डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको आप कर सकते हैं। चलिए स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या स्टेप है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। कि मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो कोई भी आप काम करें तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हमारा है प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें यूज़ केस आपको बताना होता है कि उसका इस्तेमाल क्या है। तीसरा स्टेप है डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसमें हम बात करते हैं फिजिकल एंटिटीज़ की, वर्चुअल एंटिटीज़ की, डिवाइसेस की, रिसोर्सेज की और सर्विसेज की, ठीक है। ये हमारा किस में हो गया, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद चौथे स्टेप में आता है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब हम पाँचवें स्टेप में आते हैं तो सर्विस स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद IoT लेवल स्पेसिफिकेशन की बात होती है। सर IoT लेवल क्या होता है? तो देखिए IoT में टोटल 6 लेवल्स होते हैं। आपका काम छोटा है या बड़ा है इसके आधार पर 6 लेवल बनाए जाते हैं। तो IoT लेवल स्पेसिफिकेशन में डिफाइन किया जाता है कितने लेवल टोटल काम में किस तरीके से लाने हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन कि इसमें बात होती है कम्युनिकेशन ऑप्शन की, सर्विस होस्टिंग की, स्टोरेज की या डिवाइसेस की ऑप्शन की। इसके बाद लास्ट सेकंड मतलब हमारा 9वां स्टेप होता है डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन की। और आखिरी में आपका आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट कि जो आपके यूज़र के सामने परोसेंगे, यूज़र के सामने रखेंगे, जिससे यूज़र अपना काम कर पाएगा, इनपुट मतलब आउटपुट ले पाएगा। ये हमारा आखिरी के स्टेप में आता है। तो कुछ ये 10 स्टेप में आपको काम करना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिकल डिज़ाइन एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। अब ये क्या चीज़ है, देखिए लॉजिकल डिज़ाइन क्या होती फिजिकल डिज़ाइन क्या होती है। तो फिजिकल डिज़ाइन में आपके जो सारे प्रोटोकॉल्स आपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें सेंसर्स आते हैं या डेटा जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, जिस माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी इसमें आता है। देखिए क्या लिखा है, A physical design of an IoT ecosystem refers to the individual nodes, devices and their protocols that are utilized to create a functional IoT ecosystem. ठीक है। Each node device can perform tasks such as remote sensing, actuating, monitoring, etc. ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका काम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, चाहे तार के माध्यम से भेजा जा रहा हो या बिना तार के माध्यम से भेजा जा रहा हो, ठीक है। जितनी भी पिछले लेक्चर में प्रोटोकॉल पढ़ी थी वो कहाँ आएगी, फिजिकल डिज़ाइन में आएगी। और लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है, तो लॉजिकल डिज़ाइन को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा IoT कम्युनिकेशन मॉडल। सर IoT कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, तो IoT कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ेंगे हम, पूरा तो नहीं यहाँ पर इस लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन पहला IoT कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं।
इसको ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ध्यान अपना केंद्रित कर लीजिए। चलिए, अगर कम्युनिकेशन मॉडल प्रभावी होता है तो वह यूज़र के लिए भी उपयोगी होता है और इससे बिजनेस भी ग्रो होता है। मतलब जो आप बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो जितना प्रभावी होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपके कस्टमर्स पे भी पड़ेगा और बिजनेस भी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके 4 मॉडल्स होते हैं। चारों मॉडल्स के नाम क्या हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, पुश पुल मॉडल और एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। अगर नाम भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब आपको समझ में आया होगा किसमें क्या होता होगा। इसमें पहले मॉडल की हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। तो ये थ्योरी से तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी हम फिगर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल एक कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसमें एक क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। क्या चीज़ कही गई है? मतलब इसमें आपका एक देखिए, ये क्या है? क्लाइंट है, ये सर्वर से कहता है, रिक्वेस्ट करता है और ये रिक्वेस्ट का सर्वर रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप गए दुकान पे चीनी लेने के लिए, तो आपने दुकानदार से कहा कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, और दुकान वाले ने 1 किलो चीनी आपको दे दी। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब आप जो चीनी लेने गए हैं वो क्या है? क्लाइंट है, और जो चीनी को दे रहा है वो कौन है? सर्वर है। वही चीज़ कही गई है। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। और इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। समझ में आ गया होगा शायद ना। चलिए, इसके आगे देखिए, इसमें जब भी सर्वर जिसकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो वह रिक्वेस्ट के आधार पर डेटा को फेच और रिसीव करता है तथा बाद में रिस्पॉन्स को क्लाइंट को सेंड कर देता है, ठीक है। फिर से वापस आइए। अब जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई तो सर्वर ने अपने रिसोर्स में देखा कि क्या भैया ये चीज़ हमारे पास है, अगर होती है तो यहाँ से फेच खींच के क्लाइंट को ये जानकारी दे देता है। जैसे आप चीनी लेने गए तो दुकानदार ने हाथ में थोड़ी चीनी ली थी, वो अपने गया दुकान में, देखा चीनी रखी थी ड्रम में, ड्रम से निकाल के आपको दे दिया। समझ रहे हैं? दुकानदार ने ड्रम से चीनी निकाल के आपको दे दी। वैसे सर्वर रिसोर्सेस से वो डेटा निकाल के क्लाइंट को देता है। यही बात कही गई है, ठीक। उदाहरण के लिए, जब क्लाइंट ब्राउज़र में वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर उस वेबसाइट को ओपन करता है और क्लाइंट को शो करता है। तो क्लाइंट, जैसे आप रिक्वेस्ट किए कि अभी यूट्यूब खोल दो, यूट्यूब खुल के आपके सामने आ गया, तो यही है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की। आप रिक्वेस्ट किए और उधर से रिस्पॉन्स आ गया कि लो भैया यूट्यूब आप चला लो, ठीक। अब मैंने आदमी का एग्जांपल दे दिया है तो बहुत लोग सोचते हैं क्लाइंट आदमी होता है। हम कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्लाइंट भी कंप्यूटर है और सर्वर भी कंप्यूटर है। अंतर क्या है? अंतर यहाँ है, देखिए, क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। एंड दिस इज नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। इसके बाद अगला हमारा मॉडल कौन सा है? पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और नोट्स इसकी अगर आपको चाहिए हो तो पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब पसंद तो आ ही रहा होगा तभी आप देख रहे हैं। शेयर करिए जैसे आप कर रहे हैं, इसके लिए तो मुझे कहना भी नहीं पड़ता। धन्यवाद।